तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 7 के अंदर। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, रेस्पिरेशन कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा, सबसे पहले जाओ, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, उसको टैप करो और वो लेक्चर देख के आओ। और जिसने वो लेक्चर देख लिया, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। तो यार देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर एक सेल सेम नहीं होता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। किसी के पास कुछ ऑर्गन होते हैं, किसी के पास कुछ ऑर्गन होते हैं। यानी कि सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स पुराने सेल्स होते हैं जिनके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, और उसी जगह यूकैरियोटिक सेल्स नए सेल होते हैं जिनके पास सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, जितने भी मतलब सारे ऑर्गन होते हैं। ये मान के चलो, अभी मैंने तुम्हें एंड की क्लास में ये सब बता दिया था। यानी कि जो रेस्पिरेशन होना है वो होना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो क्या नए वाले सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उनके पास सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स सारे प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो ये लोग रेस्पिरेशन करते कैसे? इनके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को लेंगे, रेस्पिरेशन कर लेंगे, लेकिन इनके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। ये लोग रेस्पिरेशन करते कैसे हैं? तो जब तक सारे सेल सेम नहीं, यानी कि सबके अंदर होने वाला रेस्पिरेशन भी सेम नहीं। अगर मेरा सिस्टम और सांप का सिस्टम कुछ अलग अलग है अंदर का, तो ये थोड़ी है जैसे सांप खाना निकल जाता है, मैं भी ले आऊँ कोई बड़ा सा चूहा हुआ निकल जाऊँ उसको, नहीं ना। मेरा सिस्टम अलग है, मैं कोई भी चीज़ लाऊंगा, काट के पका के खाऊंगा उसको। क्यों? क्योंकि मैं स्वालो नहीं कर सकता, लेकिन सांप स्वालो कर जाता है। स्नेक, मैं नागिन तू सपेरा, हाँ वही वाले, वो लोग क्या कर जाते हैं? सॉल्व कर जाते हैं, मैं नहीं कर सकता। अब जब हम लोगों का सिस्टम अलग अलग है तो खाने का तरीका भी अलग अलग होगा। ऐसे ही जब दो सेल्स अलग अलग है तो क्या उनके अंदर होने वाला रेस्पिरेशन कभी सेम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही पहचाना तुमने, कभी भी नहीं हो सकता। तो यार इसी के साथ आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कि रेस्पिरेशन होता कितने तरीका है। अब तुम्हें पता है जनरली हमारा रेस्पिरेशन होता क्या है कि जो ग्लूकोज हमारे पास न्यूट्रिशन में बचा था हमारे सेल्स के पास, C6H12O6, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है। उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है। कैसे, क्यों, कैसा, कहाँ, ये सब का सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। जाओ जाके वो वीडियो देख के आओ जिसने नहीं देखी अभी तक भी। और अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे सिर्फ ही दो तरह का होता है। या तो उस खाने को जो हमारे सेल्स के पास है ऑक्सीजन मिलेगी, और या तो उस खाने को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। दो ही तो केसेस हो सकते हैं, या तो मिली या तो नहीं मिली। मिली तो वो परफॉर्म करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर उस खाने को टूटने के लिए ऑक्सीजन मिल गई, एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन मिल गई, तो वो परफॉर्म करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो परफॉर्म करेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब तुम्हें पता है हमारे पास, हमारे सेल्स के पास, एनिमल सेल और प्लांट सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो वही क्या करता है, हमारे ग्लूकोज और हमारी ऑक्सीजन को लेके एनर्जी बनाता है। लेकिन जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, जैसे वो छोटे मोटे सेल्स, वो कैसे बनाएंगे अपनी एनर्जी? हाउ? तो वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इनके बेचारे ऑक्सीजन लेंगे कहाँ से? तो वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब वो अपने ग्लूकोज से एनर्जी निकालते हैं बिना ऑक्सीजन के। अब ध्यान से बात समझने की कोशिश करना। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के दोनों विकसित सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, हमारे जैसे सेल। मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में इतना कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है, सारे ऑर्गन भी आसपास सेम ही होते हैं। तो और जो दूसरे जैसे बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, ये सबके सब पुराने सेल है, इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, बहुत पुराने सेल जिनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, जो प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। तो क्या हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में इतना डीपली स्टडी करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ किसके कंटेक्स्ट में पढ़नी होती है चीज़ें? प्लांट्स के और एनिमल्स के। कोई भी चीज़ हो रही है वो कैसे हो रही है? प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। सिर्फ यही दो चीज़ें पढ़नी होती है। जब हमें पूरे क्लास 10 में प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ना है तो ये बैक्टीरिया बन जाएगा। बैक्टीरिया इसके बारे में पढ़ के हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे कि इनके अंदर ये ग्लूकोज टूटता है तो क्या क्या बनता है। ये नहीं देखना कैसे बनता है, क्यों बनता है, बस ये देख लेंगे क्या क्या बनता है। एनर्जी बनती है, एनर्जी के साथ क्या क्या निकलता है। तो हमें एनारोबिक के बारे में इतना स्टडी नहीं करना जितना एरोबिक के बारे में स्टडी करना है। तो ध्यान से सुन लो, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को ले सकता है। यहाँ पर सारे हायर ऑर्गेनिजम्स करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि उनके सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के टेक प्लेस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं जिनके पास पुराने सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस लिख रखा है मैंने एरोबिक और एनारोबिक का। यहाँ से डिफरेंस है, क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तुम्हें ये तो पता लग गया होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्या। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड में बच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये हमने एंड की क्लास में पढ़ लिया था कि जब C6H12O6 को ऑक्सीजन मिलती है तो वो क्या क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और ये एनर्जी तो हमारी बॉडी को चाहिए, और चाहिए क्या काम करने के लिए? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरे को एनर्जी चाहिए, भागना दौड़ना खाना नहाना लड़ना मरना जो भी है मेरे को एनर्जी चाहिए, उसके बिना कुछ हो ही नहीं पाएगा, है ना। वैसे ही एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड के प्रोडक्ट निकलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल में भी इथेनॉल निकलता है। अब क्या है भैया ये इथेनॉल, छोड़ो, बस ये समझ लो अल्कोहल निकलता है, इथेनॉल निकलता है, लैक्टिक एसिड निकलता है। क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, कोई जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है पढ़ने की। क्यों? क्योंकि पढ़ना ही नहीं है यार 10th क्लास में भी। जिसको जिज्ञासा है मेरे को बता देना कभी कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई डीप में बनाया करो, तो डीप में बनाऊंगा, लेकिन जिस चीज़ की 10th क्लास में जरूरत नहीं है तो मैंने सोचा कि यार इसकी नीड नहीं है तो क्या करेंगे, है ना। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई लैक्टिक एसिड और इथेनॉल बनता है, वो भी हम लोग आगे की टेबल में देख लेंगे। अल्कोहल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसी जगह एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेज मोर एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, अब घर में कोई शैतान बच्चा है जो सिर्फ अपने बाप से ही काबू में आता है, अपने पापा से ही काबू में आता है, तो क्या पापा के शांत आने पे शांत होगी नहीं बैठ जाएगा? क्यों? क्योंकि तुम्हें उसे पता है जो पापा ने उसको तसल्ली से तोड़ेंगे, दबा के तोड़ेंगे। उसी जगह यहाँ पर हमारे पास है ये ग्लूकोज। ये ग्लूकोज भी ना अच्छे से किसकी बात मानता है? ऑक्सीजन की। इससे अगर एनर्जी निकलवानी है ना तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है। और जब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम जब एरोबिक रेस्पिरेशन में इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं तो क्या वो ऑक्सीजन इसमें से पकड़ के सारी एनर्जी खींच नहीं लेगा? बिल्कुल खींच लेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही इसमें से एनर्जी खींच सकता है। क्यों खींच सकता है वो भी एंड के लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जाओ जाके याद से देख के आओ, जिसने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन दे नहीं रहे, यानी वो ग्लूकोज अपना मस्त है, वो शैतान बच्चा जो मर्जी करे अपने घर में अकेला रह गया, तो यहाँ पर एनर्जी कम क्रिएट होती है। और तुम खुद देख सकते हो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा लोअर ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट हो गया, उनको एनर्जी की जरूरत ही नहीं है इतनी, इसलिए उनके अंदर एनर्जी कम ही क्रिएट होती है। और हम लोग जैसे हमें पढ़ाना है, तुम्हें पढ़ना है, सब कुछ करना है, भागना दौड़ना नहाना खाना धोना सब कुछ है, इसलिए हमारे को एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ज्यादा क्रिएट होती है। अब हमारा अगला लास्ट पॉइंट आता है, ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स सच एज मैमल्स परफॉर्म दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सबके सब ये रेस्पिरेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस एक लिखा हुआ फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म जिनके पास यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है, ये याद रखना, जिनके पास यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और जिनके पास पुराने सेल्स या जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स है वो सबके सब क्या परफॉर्म करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारा रेस्पिरेशन सिर्फ दो तरह का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में। हंसी क्यों आ रही है? एक तरह का रेस्पिरेशन और होता है, बाबू रेस्पिरेशन। इसमें जब किसी बंदे को एनर्जी चाहिए होती है, ना उसको ऑक्सीजन से मतलब ना ग्लूकोज से मतलब, बाबू बड़ा लो फील हो रहा है और वहां से उनकी बाबू देती है पप्पी सी प्यारी सी पप्पी, ओ हो, और उनके अंदर रेस्पिरेशन ऊर्जा का संचार होने लग जाता है, एनर्जी आ जाती है। वो भी एक एनर्जी क्रिएशन का ही तरीका है, तुम्हारे साथ भी होता होगा, अभी सबको अच्छा लगता है, कोई नहीं। तो ये बाबू रेस्पिरेशन हमारे कोर्स में है नहीं, हमारे कोर्स में सिर्फ एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। द सिमिलैरिटीज बिटवीन, ओहो ये पॉइंटर है क्या? एक बात बताओ, अभी तक हमने डिफरेंस तो पढ़ लिया एनारोबिक और, अरे अब कोई मस्ती नहीं, हमने डिफरेंस तो पढ़ लिया एनारोबिक और एरोबिक का। एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, यानी कि एनर्जी बनती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक के अंदर, और एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी बनती है। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है? सेम चीज क्या है? तुम कहोगे सेम तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, इधर प्रोडक्ट अल्कोहल इथेनॉल लैक्टिक एसिड, इधर तुम्हारी एनर्जी ज्यादा बन रही है, इधर तुम्हारी एनर्जी कम बन रही है, इधर सारे हायर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं, इधर सारे लोअर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। ये सेम क्या है? डिफरेंस ही डिफरेंस है।
तो सेम सिर्फ एक चीज़ है, वो क्या है, ये दोनों के दोनों ग्लूकोज का ही प्रयोग करते हैं अपनी एनर्जी को क्रिएट करने के लिए। C6H12O6 का प्रयोग करते हैं अपनी एनर्जी को क्रिएट करने के लिए। और यार ये डिफरेंस ना सही में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हाँ इस साइड पे होगा, ले लिया स्क्रीनशॉट, शाबाश। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। ये टेबल तुम्हारी बुक के अंदर दे रखी है, ये टेबल तुम्हारी बुक के अंदर दे रखी है, पेज नंबर मेरे को क्लियरली याद नहीं है, लेकिन देख लेना लाइव प्रोसेस के अंदर ये टेबल तुम्हारी सावधान इंडिया टेबल है। क्यों? क्योंकि यहां से पेपर में क्वेश्चंस अनगिनत बारी आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पे अगर तुम्हारा रेस्पिरेशन लाइव प्रोसेस आ रहा ना तो यहाँ से आने के पेपर में क्वेश्चंस चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तुमने अब देखो क्या पढ़ा है, ये टेबल वैसे ऐसे समझ में नहीं आती, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे सेल्स के पास, मैं कलर चेंज करता हूँ, जो ब्लैक और व्हाइट दोनों पे दिखाई दे, ब्लैक और व्हाइट दोनों पे दिखाई देने वाला कलर कौन सा होगा? येलो बहुत कम दिखाई देगा, ब्लू देखते हैं, ब्लू दिखाई दे जाए शायद। तो तुम्हें पता है अब हमारे सेल्स के पास क्या है, ग्लूकोज है। कहाँ से आया था? न्यूट्रिशन से आया था भाई, है ना, न्यूट्रिशन पढ़ लिया होगा सबने, तभी तो यहाँ पे आए हो। तो न्यूट्रिशन से हमारे सेल्स के पास ग्लूकोज आया होगा, C6H12O6। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल जिसके पास 6 कार्बन एटम होते हैं, C6H12O6। ठीक है, ये हमारे सेल्स के पास आ गया। सेल के अंदर ये ग्लूकोज रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे हमारी पूरी बॉडी खून से भरी होती है ना, वैसे ही एक सेल एक जेली लाइक स्ट्रक्चर से पूरा भरा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब एक बात बताओ, मेरे को कभी कोई बीमारी मेरे अंदर आ जाती है, कोई बैक्टीरिया मेरे अंदर आ जाता है, कोई खाना मेरे अंदर आ रहा है, वो सबका सब मेरे खून के अंदर रहेगा। वैसे ही जब भी सेल के अंदर कोई खाना आ रहा है, वो कहाँ पर स्टोर होता है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, अब क्या है, ये जो ग्लूकोज है वो कहाँ पे स्टोर होगा, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो स्टोर होता है पायरोवेट की फॉर्म में, वो स्टोर होता है पायरोवेट की फॉर्म में। अभी पायरोवेट क्या है, मतलब जैसे ही वो ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जाता है ना साइटोप्लाज्म में, वहां पे एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरोवेट। ये जो C6H12O6 है ना, ये टूट जाता है किसके अंदर, C3H3O3 के अंदर, पायरोवेट के अंदर। अब ऐसे ही दो में टूट जाता है ये, बिल्कुल ठीक है, यहां पर ये दो के अंदर टूट जाता है, पायरोवेट जो है, जो ग्लूकोज है वो पायरोवेट के अंदर टूट जाता है। अब ये पायरोवेट जो है ना, वो हमारे साइटोप्लाज्म में रहता है तो एक तरह से ये भी न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज का ही पार्ट है। ग्लूकोज टूट गया, ठीक है ना। अब कल को मैं एक पेंसिल को तोड़ के दो बना दूंगा, ये थोड़ी वो पेंसिल से पेन हो जाएगी, नहीं रहेगी तो पेंसिल ही, बिल्कुल सही बात है। तो ये है तो एक तरह से हमारा एनर्जी देने का काम ही। अब ये पायरोवेट रहता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इस पायरोवेट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ताकि वो एनर्जी बना पाए, ताकि वो एनर्जी बना पाए। अब क्या होता है, तीन केसेस हो सकते हैं, या तो उस पायरोवेट को ऑक्सीजन मिल जाए, जैसा कि हमारे केस में होता है, हमारे सेल्स के पास खाना पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जा रही है, इनहेल कर रहा हूं ऑक्सीजन, तो सेल को जाके ऑक्सीजन मिल जाएगी। कैसे मिलती है, कहां से मिलती है, कहां से जाती है, सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन की आदत पड़ी हुई है, बहुत अच्छा टॉपिक है न्यूट्रिशन, बड़ी याद आती है उसकी। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में हम लोग आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक कहां पे पहुंचती है, बस ये याद रखो, ऑक्सीजन जा रही है, हाँ ऑक्सीजन जा रही है, तो हमारे सेल्स तक जैसी वो ऑक्सीजन जाएगी तो वो किसके अंदर टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जब हमारे सेल्स को ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी मिल रही, ऑक्सीजन मिल रही है। अब एक केस हो सकता है कि हमारे सेल्स को ऑक्सीजन ना मिले। अब हमारे सेल्स को तो ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन किसको नहीं मिलती, जो छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब हमारे क्यों बोल रहा हूं, जैसे वो बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया के सेल्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जैसे हमारा यीस्ट हो गया, यीस्ट इज द लोअर ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है, पुराना सेल होता है, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, खाना उसके अंदर पड़ा हुआ है ग्लूकोज, तो वो क्या क्या बना देगा, इथेनॉल बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और एनर्जी बना देगा। अब देखो हमने ये तो पढ़ा था कि भाई ग्लूकोज
और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी कैसे बना देते हैं। पर हमने ये नहीं पढ़ा कि ग्लूकोज, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी कैसे बना रहा है, क्योंकि हमारे कोर्स में ही नहीं है। हमें ईस्ट के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ना प्लांट और एनिमल के बारे में, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो मैंने तुम्हें ये तो बताया कि भाई ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी कैसे बना देते हैं, पर ये नहीं बता रहा कि भाई ये जो ग्लूकोज है ईस्ट के अंदर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी कैसे बना रहा है, क्योंकि हमारे कोर्स में ही नहीं। बस तुम ये याद रखो, हाँ भाई ये तीन चीजें बन जाती है, इथेनॉल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और एनर्जी बन जाती है। एंड इथेनॉल इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल C2H6O। कहीं कहीं तुम्हें ना ये ऐसे भी दिखाई दिया जाएगा C2H5OH, तो इसमें भी कोई अंतर नहीं है, ये H दोनों मिलकर H6 हो जाते हैं। ठीक है, लिखा भी ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कहीं भी लिखा जा सकता है, ये दोनों तरीके याद रखना। ओके, अब ऑक्सीजन नहीं मिला तो उन्होंने बना दिया इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब तुम देख पा रहे हो यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बनने वाली एनर्जी है 2 ATP और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी बनने वाली है 36 ATP। जमीन आसमान का अंतर है दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो हायर ऑर्गेनिजम्स है उनको एनर्जी की जरूरत ज्यादा है। पता है क्या होता है, ये ना धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं ना, पुराने सेल्स जो थे उनको इतनी ज़रूरत नहीं थी, वो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म। अब जब धीरे धीरे आते हैं तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जब डेवलपमेंट होती है ना तो उनके सेल्स भी डेवलप होते जाते हैं। अब सेल डेवलप होंगे तो उन सेल्स को भी पता होगा कि भाई हाँ सामने वाला बंदा डेवलप हो रहा है तो उसको एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है, तो ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करेंगे। तो ये सारे के सारे पुराने सेल्स हैं और ये सारे के सारे हमारे नए सेल्स, प्लांट सेल्स और एनिमल सारे नए सेल्स हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है। ठीक है, अब एक लास्ट केस आता है। अब तुम कहोगे लास्ट केस, यार एनर्जी या तो ऑक्सीजन मिली या तो ऑक्सीजन नहीं मिली, खत्म बात, यहाँ पे तो बाबू रेस्पिरेशन में पढ़ना ही नहीं था। लेकिन 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 यहाँ पर एक केस और हो सकता है, क्या पता उस खाने को ऑक्सीजन तो मिले पर सफिशिएंट ना मिले उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन कम मिले, लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस हो। या तो ऑक्सीजन मिली या तो नहीं मिली या तो कम मिली। ज़्यादा मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम मिली तो दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा मिलेगी तो अपनी कंसेंट्रेबल एनर्जी बना देगी, सारे ग्लूकोज को तोड़ देगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम मिली ग्लूकोज को तोड़ने के लिए तब क्या होगा, और ऐसा होता कब है? एक बात बताओ, जब मैं भागता हूँ या दौड़ता हूँ या कोई भी ऐसा काम करता हूँ जिसमें एनर्जी लग रही है, तो उस टाइम पे ना मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा बननी चाहिए। जब मैं भाग रहा हूँ तो मेरे को एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है, मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा बननी चाहिए। अब अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो मेरे ग्लूकोज को ज़्यादा ब्रेक डाउन होना पड़ेगा C6H12O6 को, और जब इसको ज़्यादा ब्रेक डाउन करना है तो ऑक्सीजन की नीड भी ज़्यादा होगी, इसलिए हमारी सांस ज़्यादा तेज़ी से चलने लग जाती है, हमारा ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है भागते समय। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है ना। अब जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, तो एक ऐसे केस में ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ सकती मेरे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। समझने की कोशिश करना, जब मेरी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए और मेरा ग्लूकोज कम टूट रहा है, तभी तो मैं ऑक्सीजन का रेट बढ़ाता हूँ ताकि ऑक्सीजन जल्दी जल्दी जाए, एनर्जी क्रिएट कर, मेरे को एनर्जी की ज़रूरत है भागते समय। तो इस केस में हमारी बॉडी के पास ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, और जब भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है तो वो क्या क्या क्रिएट करता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब तुम्हें पता है जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थी, जब ऑक्सीजन हमारे सेल्स के पास थी, तो वो रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही ऑक्सीजन और खाने को लेकर के तोड़ के हमारी एनर्जी बनाता है। और जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होता तो वो सारा रेस्पिरेशन होता है ईस्ट के अंदर, जो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है तब रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल सेल्स के अंदर, क्योंकि तुम्हें पता है जब भी मैं कोई एनर्जी वाला काम कर रहा हूँ ना तो हमेशा मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि अब मैं तुम्हें बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिमाग लगा रहा हूँ तो मेरी मसल्स यूज हो रही है, मेरी मसल्स थोड़ी यूज हो रही है, दिमाग यूज हो रहा है। दिमाग यूज हो रहा है तो एनर्जी खत्म नहीं हो रही। भागूंगा, दौड़ूंगा, नहाऊंगा, फिरूंगा, घूमूंगा, खाऊंगा, जितने भी कोई भी काम करूंगा हिलने ढुलने वाला, तब मेरी एनर्जी खत्म होगी। मेरी एनर्जी कहाँ खत्म हो रही है? जब मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं एक जगह बैठे बैठे सोच रहा हूँ तो मेरी एनर्जी थोड़ी खत्म होगी, दिमाग का जोर लगा रहा हूँ। जहां अपनी एनर्जी लगानी होगी वहां मुझे अपनी मसल्स का यूज करना पड़ेगा। बात क्लियर है? पसीना बता रहा है यार। तो अब जब मेरे को एनर्जी ज्यादा चाहिए तो सारा का सारा रेस्पिरेशन होता है मेरे मसल सेल्स के अंदर, मतलब मेरा मसल सेल्स एनर्जी बनाने लग जाता है, क्योंकि जरूरत ही उसी को यार, काम ही तो वही कर रहा है, मूवमेंट ही तो वही कर रहा है, सारी एनर्जी कंज्यूम ही तो मसल सेल कर रहा है, हमारा मसल्स ही तो कर रही है हमारी कंज्यूम सारी एनर्जी। तो जितना भी रेस्पिरेशन है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है हमारे मसल सेल्स के अंदर। और क्या क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। एंड लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल C3H6O3। बात क्लियर है? ये बात याद रखना, यहाँ पर पायरुवेट था 3 कार्बन मॉलिक्यूल C3H3O3, और यहाँ पर लैक्टिक एसिड है 3 कार्बन मॉलिक्यूल C3H6O3। सिर्फ H का अंतर है, बाकी सब सेम है। ऊपर आया था इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल और पीछे आया था ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल।
ग्लूकोज, पायरुवेट, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, तीनों कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये बात याद रखना। अब एक बात समझने की कोशिश करना कि जब ये हम लोग भागते भागते तो हमारे घुटनों में दर्द होता है, कभी क्रैम्प आते हैं कि हम लोग हाथ हिलाते तो चटकने की आवाज़ आती है, जितनी भी मसल सेल्स होती है, क्यों आती है? क्योंकि हमारा यहाँ पर लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। जब रेस्पिरेशन होगा भागने वागने के समय पे, जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा? लैक्टिक एसिड निकलेगा, और लैक्टिक एसिड कॉज क्रैम्प्स। लैक्टिक एसिड कॉज क्रैम्प्स कॉज करता है ये लैक्टिक एसिड, बात क्लियर है? इसी वजह से हमें क्रैम्प्स आते हैं भागने दौड़ने में। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड भी रिलीज होने लग जाता है एनर्जी के साथ साथ। बात क्लियर है? उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक की कहानी समझ में आएगी। अब तुम पूछोगे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो भाई पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तुमसे पूछ लेंगे कि यार एक बात बताओ, अगर ग्लूकोज सेल के अंदर है तो किस फॉर्म में रहता है? पायरुवेट की फॉर्म में रहता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तुमसे पूछ लेंगे अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलती है तो क्या क्या बनाएगा, नहीं मिलती तो क्या क्या बनाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या बनाएगा। ये जो क्रैम्प वाला क्वेश्चन है ये बहुत आता है कि हमारी बॉडी में क्रैम्प्स क्यों कॉज होते हैं और कहाँ कॉज होते हैं, तो ड्यू टू लैक्टिक एसिड कॉज होते हैं। हमारे मसल सेल्स के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है जो हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स को कॉज करता है, ठीक है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है? जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जब हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहीं पे हमारा खत्म होता है। तुम इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो तुम ले सकते हो। कुछ ये पूरी टेबल ना ऐसी एज इट इज बुक में नहीं लिखी हुई, कुछ इसके अंदर ऑल्टर भी करना है। तो जो ऐड करने वाला है ना तुम अपनी एनसीईआरटी के अंदर ऐड कर लेना। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सावधान इंडिया टेबल है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बड़े वाला थैंक यू जो तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए। और साथ ही साथ जिस भी बच्चे को मैथ्स की वीडियो देखनी है, शिवम हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छी वीडियो डाल रहा है मैथ्स के लिए, जाओ जाके चैनल विजिट करो, नहीं तो तुम्हारे स्क्रीन पे वीडियो आ रही होगी, उसे टैप करो और जाकर के मैथ्स पढ़ो। तब तक फोड़ते रहो और बाय बाय।